अगला पाठ है जन्म एवं विद्यार्थी जीवन, पेज नंबर 11। श्री साहब का जन्म हुआ 1915 की 1 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के विदिशा शहर में। वार शुक्रवार था और तिथि थी कृष्ण पक्ष की अष्टमी। भारतीय कैलेंडर के अनुसार माह भाद्रपद था। साहब की आदरणीय मातोश्री राधाबाई का मायका था विदिशा। नाना यहाँ के मालगुजार थे। नाम था शंकरराव नावाथे उर्फ लक्कू भैया। ऐसे महान व्यक्तित्व का प्रकट होना समय की पुकार का परिणाम होता है, इसलिए उनके प्राकट्य से जुड़ी हर बात में शायद भविष्य दर्शन होता है। परंतु यह सब तब समझ में आता है जब वह व्यक्तित्व अपना विशिष्ट जीवनोद्देश्य कार्य पूर्ण कर चुका होता है। साहब के जन्म के लिए जो स्थान चुना गया था वह था हृदय प्रदेश का विदिशा, भगवान बुद्ध के कार्य से जुड़ा एक प्राचीन शहर। विदिशा अर्थात विशिष्ट दिशा। साहब एक नई विशिष्ट दिशा दुनिया को देने ही तो आए थे, अर्थात जन्म स्थान का नाम उनके जीवन उद्देश्य को दर्शाने वाला है। इसे सहयोग कहें या योजना। कृष्ण पक्ष में जन्म है अज्ञान अधर्म को चीरने के लिए नवयुग के सूर्योदय जैसा। तारीख है एक। जिंदगी में इस एक अव्वल स्थान को दर्शाने वाली यही आगे के चरित्र में हमें दिखाई देगा। पिताश्री गोविंदराव पोद्दार रेलवे में कर्मचारी थे और उस समय झांसी में पदस्थ थे। पिताजी के 4 बेटे और 3 बेटियों में साहब का क्रम दूसरा था। साहब का नामकरण हुआ माधव। हजारों वर्ष पूर्व गीतोपदेश माधव ने किया था। अब इस युग का धर्मोपदेश इस माधव को करना था। सो अनजाने में ही पिता ने इस नाम का चुनाव किया था या उनसे करवाया गया। प्रकटतः तो ये बताया गया कि घराने में कोई पूर्व पुरुष हुए थे जिनका नाम माधव था। वे धार्मिक एवं संत प्रवृत्ति के थे, सो उन्हीं की स्मृति में यह नाम चुना गया। यह कारण भी साहब का भविष्य कथन करने वाला ही सिद्ध हुआ। श्री गोविंदराव जी सागर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। सागर से 12-15 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है सानोदा। यही इनकी थोड़ी सी पैतृक जमीन थी। बालवय में ही पिता कृष्णराव जी का साया उड़ गया। छोटे भाई, 2 बहनों और विधवा भाभी की सारी जिम्मेदारी 13 वर्षीय बालक गोविंदराव जी पर आ पड़ी थी। बचपन अभाव में बीता था। अपर्याप्त जमीन से भरण पोषण संभव न था, इसीलिए गोविंदराव जी ने नौकरी करने का निश्चय किया। कृषक परिवार का यह पहला व्यक्ति था जो नौकरी में आया। मूलतः महाराष्ट्र के सतारा जिले का यह पोद्दार परिवार श्री बाजीराव पेशवा द्वितीय की मध्य प्रदेश की मुहिम के दौरान सागर आया था। मूल पुरुष पेशवा के फौज में अधिकारी थे। उनकी शहादत के बाद उनकी पत्नी श्रीमती अनाबाई पोद्दार को सानोदा में जमीन देकर पुनर्स्थापित किया गया था। श्री गोविंदराव जी मूल पुरुष की 5वीं पीढ़ी के थे। अपनी नौकरी से गोविंदराव जी संतुष्ट थे। छोटे भाई सदाशिव नौकरी में लग चुके थे। भाई बहनों की जवाबदारियों से वे निवृत्त हो चुके। उनकी शादी के कुछ ही समय बाद पत्नी गुजर गई। इसी के बाद विदिशा के नवाथे परिवार की इकलौती बेटिया मनुताई, बाद में राधाबाई के साथ उनका विवाह हुआ। बहुत धनी ससुराल थी, परंतु स्वाभिमानी गोविंदराव जी अपनी आय पर ही पूर्णतः निर्भर रहते थे। सत्यनिष्ठ, ईमानदार, परिश्रमी गोविंदराव जी का रेलवे में होने के कारण सतत स्थानांतरण का सिलसिला चला करता। इसलिए माधव जी का बचपन मुख्यतः करेली, भोपाल, कानपुर, इटारसी और जबलपुर में बीता। पेज नंबर 13। बेहद चुलबुले शरारती थे माधव जी। माँ को इतने नटखट बालक को संभालने के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ता। लगभग 2.5-3 साल का होने तक यही सिलसिला चला। सारा रेलवे यार्ड माधव जी का खेल का मैदान था। उन पर निगरानी रखने के लिए 10-10 जोड़ी आंखें लगी रहा करती थीं। घर के पूजा गृह से भगवान उठाकर उनसे खेलने में उन्हें बहुत मज़ा आता था। माँ पिता परेशान। अंत में सारी मूर्तियों को उठाकर एक बक्से में रखा गया था। पूजा होती थी, फिर ताला डलता। इसी तरह एक बक्सा था दूध, दही और मलाई रखने का। अक्सर माधव जी उसके अंदर पहुंच जाते। मज़े के दिन बीत रहे थे कि एक दुर्घटना हुई। ननिहाल विदिशा में मकान का काम चल रहा था। माधव जी वहीं थे। अचानक एक म्याल से छत गिरी और माधव जी जख्मी हो गए। चोट सिर में लगी थी। लंबे समय तक उनका इलाज चला। गोविंदराव जी उन दिनों करेली में थे और दूसरे दिन पट्टी करवाने नरसिंहपुर जाना पड़ता।
महीनों बीतने को आए परंतु घाव पूरी तरह भरा नहीं। अंत में करेली के ही एक वैद्य शिवदत्त शर्मा के कुछ ही दिनों के इलाज से ठीक हो गए। वेदों के पुनरुज्जीवन के लिए पधारे थे, सो आयुर्वेदिक इलाज से ठीक होना ही था। कहाँ 4-5 माह और कहाँ कुछ ही दिन इलाज का चमत्कारिक प्रभाव। परंतु इस चोट ने नटखट बालक को शांत कर दिया। माँ से चिपटे रहते उधम भूल गए थे। शालेय शिक्षा का प्रारंभ हुआ भोपाल से 1921 में। नवाबी शासन की राजभाषा उर्दू से शिक्षा प्रारंभ हुई। 2 साल पढ़ पाए कि पिता का तबादला कानपुर हो गया। फूलबाग में मकान लेकर यह परिवार रहने लगा। 1924 में बड़े भाई रामचंद्र एवं माधव जी का परंपरागत तरीके से जनेऊ हुआ। कानपुर में माधव जी की पढ़ाई मारवाड़ी विद्यालय में चल रही थी। प्रधानाध्यापक श्री कृष्ण विनायक फड़के के लाडले विद्यार्थी थे माधव जी। वे पढ़ाई में अव्वल रहते। पेज नंबर 14। 1924 में अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन कानपुर में हुआ। प्रधानाध्यापक ने स्वयं एक भाषण लिखकर माधव जी को दिया। रटे हुए भाषण की 9 वर्ष के माधव जी ने ऐसे सुंदर प्रस्तुति की कि सुनने वालों ने खुश होकर स्टेज पर सिक्कों की बौछार कर दी। तालियों की गड़गड़ाहट और वाह वाह। उन रुपयों से फड़के जी ने अनेक पुस्तकें खरीदकर माधव जी को दी थी। 1926 में अचानक हुई पदोन्नति से पिता अधिकारी बन गए। वेतन में खासी वृद्धि हुई और तबादला हुआ इटारसी। तब इटारसी के पास ही स्थित पवारखेड़ा के शासकीय कृषि माध्यमिक स्कूल में माधव जी को दाखिला करवा दिया गया। यह बोर्डिंग स्कूल था। शुरू में माधव जी का मन न लगा, भागकर घर आ जाते। 1 साल बीतते बीतते परिस्थिति बदल गई। विद्यार्थी जीवन का सबसे आनंदमयी समय यहाँ बीता। बागवानी कृषि सीखी, स्वावलंबन का पाठ पढ़ा। उनके व्यक्तित्व विकास में यह पाठ्यक्रम बहुत उपयोगी रहा। माधव जी गायन, नाटक, प्रहसन, लेख सब में अग्रणी रहे। पुरस्कारों से लदे माधव जी ने 4 वर्ष बाद यहाँ से विदा ली, तो रजत पदक और मासिक छात्रवृत्ति के साथ। अब पिता के साथ जबलपुर पहुंचकर मॉडल हाई स्कूल में 9वीं में दाखिला लिया। अच्छी तरह उत्तीर्ण होकर 10वीं में पहुंचे। पढ़ाई से मन उचट गया। 32 के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। नेशनल बॉय स्काउट एसोसिएशन नामक संगठन के सदस्य बन गए। यह कांग्रेस की एक शाखा थी। रात कांग्रेस के कार्यालय में बिताते और दिन आंदोलन में। साथ ही वो मित्र मिले सर्वश्री भवानी प्रसाद तिवारी, सवाईमल जैन, गुलाब चंद गुप्ता आदि। इन दिनों खादी का सफ़ेद कुर्ता पजामा उनकी पोशाक थी, जो आगे भी 3 साल तक बनी रही। यह कुर्ता पजामा वे खुद ही अपने हाथों से मशीन पर सिला करते थे। पेज नंबर 15। धोते भी खुद ही थे। मई 1932 में एक जुलूस का नेतृत्व करते हुए वे गिरफ्तार हुए। 4 माह जेल में सानंद बिताए। उन दिनों का स्मरण उनमें सदा उत्साह का संचार किया करता था। कष्ट में आनंद लेना उन्होंने शायद यहीं से सीखा। सश्रम कारावास और कुछ दिन कालकोठरी की सजा में उन्होंने अनोखा आनंद लिया। बाहर निकले इस निश्चय के साथ कि अगले सत्र में 10वीं की परीक्षा देना है। समय कम बचा था। 1 साल से पढ़ाई छूटी थी, अतः कठोर श्रम करने के विचार से और एकांत की जरूरत पूरी करने टीन टप्पर की सहायता से जबलपुर के अपने मकान की छत पर एक कमरा बनवाया। मजेदार बात यह थी कि कमरे के बाहर एक तख्ती टांगी, माधव आश्रम। घर में सबको सख्त हिदायत दी कि कोई कमरे में नहीं आएगा, पढ़ाई में व्यवधान नहीं डालेगा। माधव आश्रम नाम उन्हें क्यों कर सूझा पता नहीं। दीन दुखियों की शरण स्थली, साधकों की साधना स्थली और सत्यधर्म प्रचार की केंद्र स्थली के रूप में जो माधव आश्रम भविष्य में उनके द्वारा स्थापित होना था, क्या उसका पूर्वाभास उन्हें था? नहीं, परंतु भविष्य दर्शन उन्हें कराया गया। यही तो ईश्वर की लीला है। खैर, अपने कमरे में रात दिन का एकांतवास और पढ़ाई, केवल एक बार नीचे आते भोजन करने। कुछ महीनों के एकांतवास या आश्रम निवास का परिणाम रहा बनारस यूनिवर्सिटी से मैट्रिक की परीक्षा उच्चांकों के साथ 2वीं श्रेणी में उत्तीर्ण होना। अब आगे की पढ़ाई के लिए कानपुर का चुनाव हुआ। सनातन धर्म इंटर कॉलेज में प्रवेश मिला। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी रहती थी। कई पदों पर रहे। अछूतोद्वार जैसे कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इन सब से पढ़ाई प्रभावित हुई। 2वीं श्रेणी पर संतोष करना पड़ा। पेज नंबर 16। अगला पड़ाव था लखनऊ यूनिवर्सिटी। हबीबुल्ला होटल में जगह मिली। लखनऊ माधव जी को बहुत भाया। यहाँ आने पर खादी पहनना बंद कर दिया। शान शौकत से रहने का शौक लगा। यहाँ इंडोर आउटडोर खेलों में कमाल का प्रभुत्व हासिल किया। कई पदक बटोरे। बीकॉम का 2 वर्ष का कोर्स था। 1937 में फाइनल परीक्षा में प्रथम श्रेणी में प्रथम आए।
स्वर्ण पदक पाया और पढ़ाई को पूर्ण विराम लगा। बीकॉम प्रथम श्रेणी में प्रथम आए और एक विशेषता के साथ कि उनका प्राप्तांकों का बनाया रिकॉर्ड कई वर्षों तक कोई तोड़ नहीं पाया। खेलकूद, मनोरंजन, भाषा, नाटक और पढ़ाई सब में सदा अग्रणी रहे। प्रतिभा संपन्न होने के कारण शुरू से अंत तक अपने शिक्षकों के प्रिय रहे। गुरुजनों से बहुत प्यार दुलार मिला। शिक्षक उन पर गर्व किया करते और आश्वस्त रहते, यह छात्र उनके विद्यालय का नाम रोशन करेगा। यही स्थिति घर में थी। बड़ों के दुलारे थे। पिता पुत्र का प्रेम तो अनोखा था। पिता की आशाएं इस पुत्र पर केंद्रित थी। ये बचपन से ही उन्हें भैया या माधव जी कहकर पुकारते। यही कारण बड़े भाई, चाचा, मामा सबके वे माधव जी ही थे। छोटे उन्हें अन्ना, बड़ा भाई संबोधित करते। माधव जी का भी पिता से अत्यधिक लगाव था। पिता की खुशी ही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उनके स्वतंत्र व्यक्तित्व को बनाने में पिता ने सदैव अनुकूल सहयोग किया। कभी कोई बात या विचार उन पर लादा नहीं गया। दरअसल पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, गुरुदेवो भव को माधव जी ने साकार किया। इन्हीं देवताओं की खुशी, संतुष्टि और आज्ञा पालन माधव जी का अब तक का धर्माचरण था। बचपन और छात्र जीवन बहुत सी उपलब्धियों के साथ आनंदपूर्वक बीता।